नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भौतिक विज्ञान के टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे और इनके व्याख्यान सहित इनका उत्तर भी बताएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप अपडेट सबसे पहले पाएँ हमारे नए आने वाले वीडियो का। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु कह रहा है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? क्या उत्तल दर्पण में बनता है, क्या समतल दर्पण में बनता है, क्या अवतल दर्पण में बनता है, या इनमें से सभी में बनता है? तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, यानी कि आप कक्षा 9, 10 या 11, 12 में आप पढ़े होंगे कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वह दर्पण केवल समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में ही वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, समतल दर्पण। तो हमारा ऑप्शन बी, समतल दर्पण, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। यानी कि कोई वास्तविक वस्तु है, उसका सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा दर्पण होता है? तो सीधा प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनता है? क्या समतल, उत्तल और अवतल दर्पण में बनता है? क्या समतल और अवतल दर्पण में बनता है? क्या उत्तल अवतल में बनता है, या समतल उत्तल में बनता है? तो हम कहेंगे कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यही दोनों दर्पण ऐसे होते हैं जिनमें वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है, नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इसलिए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? नेचर पूछा है वास्तविक प्रतिबिंब की। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या उल्टी होती है, क्या सीधा होता है, क्या सीधा और उल्टा होता है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है, लेकिन सीधा नहीं होता है। सीधा नहीं होता है, उल्टा बनता है। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा उल्टा के साथ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? वस्तु मान लीजिए इतनी बड़ी है, कोई वस्तु मान लीजिए इतनी बड़ी है और उसका इतना छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो किस दर्पण में हो रहा है? क्या उत्तल दर्पण में ऐसा होता है, अवतल दर्पण में होता है, या समतल दर्पण में, या उत्तल और अवतल दर्पण में होता है? तो आप क्या कहेंगे? तो हम जानते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों में बनता है। उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, ऑप्शन ए है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। ऑप्शन बी है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। तो क्या होगा? क्या आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होगा? क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? क्या
आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होगा? क्या सभी कथन जो दिए गए हैं वे सत्य होंगे? तो हम जानते हैं कि परावर्तन का नियम जो होता है उसमें यह कहा गया है कि आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यानी कि I और R कोण I कोण R दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, छठा प्रश्न है, कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, आभासी उल्टा होता है या वास्तविक सीधा होता है, या सीधा और आभासी होता है, या वास्तविक होता है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है सीधा और आभासी। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी होता है। सीधा होता है और लेकिन वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? कि कम प्रकाश आएगा, यहाँ पर ज़्यादा प्रकाश आएगा, उसका नियंत्रण यानी कि मैनेज उसको कौन सा आँख का तंत्र करता है? तो क्या परितालिका तंत्र करता है, क्या लेंस करता है, क्या या पश्चिमाभिपेशियाँ करती हैं? तो इनमें से क्या करता है? तो परितारिका मनुष्य के जो आँख में पाई जाती है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है, याद रखिएगा परितारिका। परितारिका हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना है, यहाँ पर होगा दिखना है, दिखना है। या क्या होता है? तो गोलाकार के कारण घनाकार, अंडाकार, चपटा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है? गोलाकार दिखता है या घनाकार या अंडाकार या चिपटा, कैसा दिखता है? तो हम जानते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्यास्त होता है और जब सूर्योदय होता है तो उस समय सूर्य हमारा जो है वो चपटा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चपटा दिखाई देता है। तो चपटा हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऊपर से भी कुछ और नीचे से भी कुछ, यानी कि ये हमारा चपटा दिखाई देता है सूर्योदय और खासकर सूर्योदय सूर्यास्त के समय, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। यदि दर्पण में हमेशा बना प्रतिबिंब सीधा हो और आकार में वस्तु के बराबर हो, यानी कि आकार में वस्तु इतना भारी है तो प्रतिबिंब भी इतना ही बड़ा होना चाहिए। दोनों वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो वह कौन सा प्रतिबिंब, किस दर्पण में ऐसी क्रिया होती है? क्या अवतल दर्पण में होती है, या उत्तल दर्पण में, या समतल दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या जवाब होगा इसका? तो 9वां का प्रश्न का उत्तर होगा समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है और आकार में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर आप समतल दर्पण की तरफ खड़े हो जाइए तो आपका आकार अगर 5 फीट है तो वह 5 फीट ही आकार रहेगा, अगर 7 फीट है तो 7 फीट ही आकार रहेगा, कोई घटाव बढ़ाव नहीं होगा प्रतिबिंब के आकार में। इसका तात्पर्य यह है, और आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा लेकिन आभासी दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या उल्टा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है, यानी कि आभासी होता है, वह सही नहीं होता है।
क्योंकि हमारा कान इधर होता है तो हमारा कान उसमें उधर दिखाई देता है, हमारी आँख इधर होती है तो वो आँख उधर उल्टी दिखाई देती है, यानी कि इधर का उधर दिखाई देता हुआ लेकिन आभासी नहीं होता है। लेकिन हमने पीछे बताया है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर दिखाई देता है, यह बात याद रखिएगा। तो हमारा यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक, यानी कि आभासी। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सा पदार्थ जो है वो लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जल का प्रयोग लेंस के लिए करते हैं, मिट्टी का प्रयोग लेंस के लिए करते हैं, या प्लास्टिक का प्रयोग लेंस के लिए नहीं करते हैं, या कांच का प्रयोग लेंस के लिए नहीं करते हैं। तो कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसका प्रयोग लेंस के लिए नहीं किया जाता है, अन्य शेष 3 का किया जाता है। तो मिट्टी जो होती है उसका लेंस में कोई प्रयोग नहीं होता है, जबकि जल, प्लास्टिक और कांच इन तीनों का प्रयोग लेंस में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस जो होता है उसकी क्षमता होती है, क्या ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या शून्य होती है या अन्य कोई वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, इन्हीं तीनों ऑप्शन में होगा। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है हमारा वो धनात्मक प्रकृति का होता है और अवतल लेंस ऋणात्मक प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, उत्तल लेंस धनात्मक प्रकृति का होता है, यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, क्या मीटर होता है या मीटर स्क्वायर होता है या डायोप्टर होता है या अन्य कोई होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता जो होती है उसे डायोप्टर में मापा जाता है, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं, इसलिए डायोप्टर हमारा राइट आंसर होगा, डायोप्टर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, यानी कि कोई पानी से भरी हुई बाल्टी है, उसकी गहराई यहाँ तक है, लेकिन वह अगर ऊपर से देखेंगे अगर भरी हुई है तो आपको मालूम चलेगा, अगर उसमें सिक्का कोई डाल दे तो सिक्का हमारा यहाँ पर होगा, लेकिन आपको बाहर से यहाँ दिखाई देगा सिक्का, और मालूम चलेगा कि तली यहाँ है तो तली यहाँ आपको दिखाई देगी। तो यह किसके कारण होता है, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, क्या अपवर्तन के कारण होता है, या परावर्तन के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। किसके कारण होता है, क्रिया किसके कारण होती है। तो यह क्रिया जो होती है वह अपवर्तन के कारण होती है, रिफ्लेक्शन के कारण होती है, अपवर्तन के कारण होती है यह क्रिया, कि हमारा पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है और सिक्का नीचे का ऊपर दिखता है, यह क्रिया अपवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, यह इसका कारण क्या होता है। तो पानी में जो डाली हुई छड़ी होती है वह टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या होता है। तो हमने बताया है अभी कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी हो या सिक्का ऊपर दिखता हो, ये सभी अपवर्तन के उदाहरण हैं, तो अपवर्तन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को फोकस कहते हैं या ध्रुव कहते हैं या द्वारक कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है। तो दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक कहा जाता है दर्पण की चौड़ाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में क्या अवतल दर्पण का प्रयोग होता है या उत्तल दर्पण का होता है या समतल दर्पण का होता है। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर जो होता है उसमें हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का। याद रखिएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
अगला है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो रोगियों के नाक, कान और गले की जांच के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का? किसका प्रयोग किया जाता है रोगियों के नाक, कान और गले के इलाज के लिए? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोगियों के जो नाक और कान और गले का इलाज होता है उसका प्रयोग अवतल दर्पण में किया जाता है। अवतल दर्पण से यह प्रयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण वह छोटी वस्तु को बड़ा दिखाई देता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है रोगियों के कान, नाक और गले के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पिन नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो हमारा क्वेश्चन नीचे पिन नहीं हो पा रहा है, नीचे वाले क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें वीडियो यहीं पर एंड करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा तनिक भी ये वीडियो लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।